अंकित, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। Hi, thank you so much. Thanks. पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी क्योंकि गाना जो है काफी धमाल मचा रहा है। तू मिला बहुत ही प्यारा गाना है, हार्ट टचिंग है। तो पहले तो जानना चाहूंगी आपको क्या कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर जिन्होंने भी ये गाना सुना है। I mean, they all are loving this song, uh, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और नॉन इंडी पॉप है, नॉन फिल्म है, तो उस लिहाज से होता है ना कि कभी कभी इंडी पॉप छोटा जैसा देखा जाता था, लेकिन आज के वक्त में चीज़ें बदल गई हैं और जी। बहुत सारे नॉन फिल्म गाने रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो आई मीन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। और मुझे बड़ी सही कहा खुशी, आपने। पॉप म्यूजिक बहुत नो स्पीड से आ रहा है हम सबके सामने। एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को अब फिल्म की म्यूजिक से ज्यादा नॉन फिल्म जो म्यूजिक होता है उसका इंतजार बेसब्री से होता है, क्योंकि वो एक अलग स्टोरी बयां करती है। या एग्जैक्टली, तो वो अभी इन मेरे ख्याल से वो इन है, चल रहा है आज के टाइम पे। सो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जानना चाहूंगी बैक स्टोरी की बनाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई गाना बहुत टाइम से ऐसे आप बना रहे हो, फिर एक सही टाइम आता है तब गाने पूरी तरीके से रिलीज होते हैं। तो कुछ ऐसा बैक स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे गाने को लेकर। तो एक्चुअली मुझे ना इसमें एज अ सिंगर ही बुलाया गया है। जी। दो आई एम कंपोजर एंड सिंगर, बट अच्छा लगता है जब कोई एज अ सिंगर मुझे कॉल करता है और सामने वाले को मतलब ये रियलाइज होता है कि मैं सिंगर भी हूँ। तो वो एक खुशी होती है। एंड इसकी बैक स्टोरी या सॉन्ग मेकिंग, इसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज जो होगी वो होगी कंपोज़र को, जिसका नाम है राज आशु। बहुत अच्छा गाना बनाया उसने। और मुझे लगता है, और उसके अंदर अपनी एक अलग आर्ट है। वो शायद डायरेक्टर भी है इस गाने का, नहीं वैसे भी वो अपना अलग से वीडियो कंटेंट बनाता रहता है। सो ही इज़ एक्चुअली जेन्युइन टैलेंटेड गाय। और उसने गाना बनाया है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं स्टूडियो में जब मैं था, मैं उतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ। और वी हैड अ रियली गुड टाइम देयर। और बहुत सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी कि मुझे एज अ सिंगर बुलाया। और वहाँ पे बस एक चैलेंज कह लो, या ये कह लो कि आपका काम, मेरा काम, जब मैं गाने गया तो क्या होता है कि एक कंपोजर का जो थॉट है, एक कंपोजर का जो गाने को लेके माइंडसेट है, वो अगर मैंने डिलीवर कर दिया तो यू नो मेरे लिए वो विन सिचुएशन है। किसी भी सिंगर के लिए वो विन सिचुएशन है। तो शायद मैं निभा पाया जो वो चाहता था। और बहुत मज़ा आया। क्रिटिक भी हुए थे, और समोसे भी खाए गए थे, चाय भी पी गई थी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। सो काफ़ी मज़ा आया था। जी। और अगर मैं बात करूं, जिनकी आवाज लोग आपकी पसंद रहे और लिरिक्स को भी पसंद करें, तो लिरिक्स के बारे में बताइए। लिरिक्स बहुत खूबसूरत है। और माफ़ कीजिएगा, मुझे नाम लिरिसिस्ट का नाम याद नहीं है अभी, लेकिन बहुत ही अच्छा लिखा है। बारिश को मिले ज़मीं, वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है। तू मिला जैसे बारिश को मिले ज़मीं। ये बड़ी खूबसूरत सी बात है और मुझे अच्छा लगता है। बाकी जितने मेरे भी गाने, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि गाने की जो लिरिक्स है, गाने की जो थॉट है, वो जी। एप्ट हो, मतलब मीनिंगफुल हो, लोगों के दिल तक छुए। जी। और इस गाने में भी सिमिलरली वही बात है। और अंकित जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी, जैसे कि अब जब से मैंने इंटरव्यू शुरू किया आप एक बात करें कि एज अ सिंगर मुझे बुलाया तो मुझे अच्छा लगा, ये लगा, तो ये क्यों? क्योंकि हम तो आपको एज अ सिंगर ही जानते हैं, एज अ कंपोजर ही जानते हैं, और हमने आपकी आवाज ही सुनी है और आपके हर गाने को हमने फील किया है। एक्चुअली मैंने इसलिए ऐसा बोला कि एज अ सिंगर मुझे बहुत कम लोगों ने बुलाया है। और को ने बुलाया है, हिमेश जी ने बुलाया है, राज अशोक का भी मैंने गाना गाया। मैंने एक गाना रहमान सर का भी गाया था,
बट वो आई डोंट नो कब रिलीज होगा एज अ सिंगर। और और भी अभी मुझे इतना देखिए इतना याद ही नहीं है। सो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो भी आपने मेरे गाने सुने हैं वो एज अ कंपोजर सिंगर ही सुने हैं। और वो ऐसी बात है कि कि खुद ही कुआं खोदो और पानी पियो, पानी पीना। वो तरीके की बात हो गई। तो एज अ सिंगर मुझे जब कोई भी बुलाता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। और खुशी तब और ज़्यादा होती है जब गाना बड़ा खूबसूरत होता है और लगता है कि मैं इसमें अब मैं मेरे इनपुट्स क्या हो सकते हैं, मैं इसको ऐसे गाऊंगा, मैं उसको वैसे गाऊंगा। तो जी वो बहुत अच्छा लगता है। जी। और अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जब से ये एक नेपोटिज्म का मुद्दा निकला था उसके बाद से ही बहुत सारे सिंगर्स सामने आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब आपको उतना पैसा नहीं दिया जाता है फिल्मों में गाना गाने के लिए जितना मिलना चाहिए। 70 to 80% वो अपने पास रख लेते हैं सारी चीजें। तो आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी देखिए, नेपोटिज्म मेरे नज़रिए में, मैं ये टॉपिक ना बहुत बड़ा है, इसका इसका आंसर भी, अगर इस पे अगर बातचीत होगी, बहस होगी तो बहुत खींचेगा। और अगर मैं इसको कम शब्दों में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा, नेपोटिज्म वर्क करता है। और इंडस्ट्री में नेपोटिज्म वर्क करता है या कर रहा है, जो भी है। लेकिन नेपोटिज्म वहां तक वर्क करता है कि आपको ब्रेक जल्दी और विदाउट स्ट्रगल मिल जाता है। जल्दी और विदाउट स्ट्रगल, आई मीन कि या किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर का, या किसी कहीं का भी कोई लड़का लड़की है, किसी का भी किसी का भी डॉटर या सन है, तो अगर उनको पता है कि ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा प्लान करके हम 3 साल में इसको लॉन्च करेंगे, तो उसको 3 साल पता है। और 3 साल में लॉन्च इसलिए करेंगे कि उसकी ट्रेनिंग होगी, वो मोटा है तो पतला होगा, मोटी है तो पतली होगी, वर्कआउट होगा, फिर उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा, पूरा पूरा उसका लुक पे काम होता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद उसको लॉन्च मिलता है। नेपोटिज्म यहाँ पे एक देखने को मिलता है। लेकिन एंड ऑफ द डे ना, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, काम जब ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है, काम वही आता है। 110% काम वही आता है। कि बहुत से हमारी इंडस्ट्री में ऐसे आर्टिस्ट देखने को मिल जाएंगे जो किसी बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स के लड़के लड़कियां हैं, जो आए और सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, तो वहां पे नेपोटिज्म वर्क नहीं किया। वहां पे करने को तो वो कर सकते थे यार, अभी करेंगे और करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वर्क नहीं किया क्योंकि हमने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जनता हमारी ने इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री में ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी कि जो बाहर से आए, हार्डवर्क किया, स्ट्रगल किया, लोगों से मिले, हार भी देखी, जीत भी देखी, सब कुछ देखा, बट एंड ऑफ द डे बाद में ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री, कैसा भी, म्यूजिक में भी और एक्टिंग में भी, कुछ भी। लेकिन जब एक्सेप्ट किया तो वो चला, उसको ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पे मैटर नहीं करता। और अगली बात जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एग्जाम्पल, मैं खुद भी एक फादर हूँ, और मेरी बच्ची अभी 28 दिसंबर को 2 साल की हो जाएगी। कल को वो बड़ी होगी और खुदा ना खास्ता उसको म्यूजिक में ही आना पड़े, तो क्या मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा? तो क्या मेरा वो हक जा चुका है कि अब नहीं यार, अभी मेरे ऊपर नेपोटिज्म का ठप्पा लग जाएगा? तो क्या मैं उसकी बातें नहीं मानूंगा? क्या मेरा हक उससे गया और उसका हक मुझसे गया कहने का कि पापा ऐसा है, पापा वैसा है? इसका जवाब कौन देगा? या मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात उठाता हूँ, जब किसी फैमिली में किसी की जॉब हटती है तो उसकी जगह उसका बेटा या बेटी आती है ना।
तो वहां पे नेपोटिज्म कहाँ गया? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपनी जॉब, यार मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा, मैं पड़ोसी के राहुल को दूंगा। क्यों? क्योंकि नेपोटिज्म नहीं आना चाहिए, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। तो ये वर्ड क्रिएट कि मुझे नहीं पता था नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता नहीं था कि वर्ड है क्या है इसका मतलब, बाद में पता चला। इसकी मीनिंग जब समझी मैंने तो मुझे लगा ये बहुत फालतू की मीनिंग है। हर हर पेरेंट्स को, हर माँ बाप को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है या स्ट्रगलर है, जो भी, उसको हक है कि वो अपनी अपने बच्चा, अपनी बेटा या बेटी की सपोर्ट करे, जी। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये ऐसा मेरा मानना है। मैंने जो अलग अलग 3 पॉइंट्स बताए आपको, ये मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, जबकि मैं खुद आउटसाइडर हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, और मुझे ऐसा किसी का सपोर्ट नहीं रहा, और यू नो मैंने जो जो भी जितना भी कर पाया उससे अपने किया। दम पे। अब आप सामने हैं तो ऑब्वियसली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए एक गाना गा दे अपनी आवाज में, तू मिला। मिला, ठीक है। उसकी हुक लाइन मुझे याद है। तू मिला, ऐसे मिला जैसे बारिश को मिले जमीन, तू मिला, ऐसे मिला जैसे दाना डालना जमीन, तू मिला, 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 तू मिला। जी। अगला क्वेश्चन आपसे है मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी वहीं से ही बिलोंग करते हैं। तो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो जो गाने होते हैं, लोग कहते हैं कि थोड़ा अश्लील होते हैं, डबल मीनिंग वाले होते हैं, तो आप कैसे देखते हैं, किस तरह? मैंने इतना मैंने इतना सुना नहीं है भोजपुरी। मैंने मतलब मैं शायद कोई गाना भी ना गा पाऊँ, या थोड़ा बहुत क्यों? ही पता होगा मुझे, तो मैं इसमें कमेंट ऐसा कर नहीं सकता। मुझे जो चीज़ पता नहीं उस बारे में बात नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा। ओके ओके। अगर आप दूसरी मैं बात करूँ बिग बॉस 14 की, क्योंकि राहुल वैद्य वो भी एक सिंगर है, बिग बॉस 14 के घर के अंदर गया, तो क्या हम कभी आपको देख सकते हैं इन फ्यूचर इस शो का हिस्सा बनते हुए? कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों? मैं वैसा हूँ नहीं, ना ही मैं वो मैं हूँ नहीं वैसा, तो मैं कर नहीं सकता वो, मतलब मैं राहुल नहीं। वैद्य को आप जानते ही होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ उसको, ही इज फ्रेंड, मतलब वो दोस्त है मेरा, और मैं वो मैं ऐसे ऐसे रह नहीं सकता। ओके ओके। अंकित जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? बस यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड माय म्यूजिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज फॉर मी। 2021 और अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और हम सब पॉजिटिव रहें। कोई गलत कोई गलत ख्याल ना आए हमारे, हम हमारे जहन में ऐसा कोई गलत ख्याल ना आए कि जिसके चलते हम कोई भी गलत स्टेप उठाएं। पॉजिटिव रहें, और आई होप हम सब खुश हों, और आगे हम लोग बैक टू रूटीन अपनी लाइफ में आए, और वापस से सब लोग अच्छे से काम करना शुरू करें। थैंक यू सो मच अंकित जी हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स।